अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। वजीर की गाड़ी चीफ वार्डन के ऑफिस के आगे खड़ी हो गई थी। पीछे 3 गाड़ियां थीं। उनमें से एक वजीर के बॉडीगार्ड का दस्ता था। दूसरी गाड़ी में भी कुछ महकमे के लोग और अखबार नवीस बैठे थे। ये तीनों गाड़ियां साहिबान के नीचे आकर खड़ी हो गईं। बॉडीगार्ड ब्रेन गन्ने उठाए वजीर साहब की तरफ तेज तेज कदम उठाते चले गए। दूसरी गाड़ियों पर जो लोग बैठे थे वो भी उधर को चल दिए। मैंने अपने मंसूबे के मुताबिक इसी जगह से कमांडो एक्शन शुरू करना था। मैंने गेट की तरफ देखा। जेल का ही गेट अभी तक खुला था और बंद नहीं हुआ था। तीनों गाड़ियां साहिबान के नीचे खाली खड़ी थीं। उनमें से 2 के ड्राइवर वहां से उस तरफ चले गए थे जहां वजीर साहब के इस्तकबाल करने वालों का हुजूम था और बारी बारी उनके गले में हाथ डाले जा रहे थे। एक गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर खड़ा सिगरेट पी रहा था। यह दुबला पतला हिंदू था। मैं झाड़ू देता हुआ गाड़ी की दूसरी तरफ आ गया। मैंने गाड़ी में झांक कर देखा। गाड़ी में चाबी लगी हुई थी। यह गाड़ी भारत में तैयार की गई थी और सियाह रंग की छोटी गाड़ी थी। मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं था। मुझे जो कुछ करना था इसी लम्हे कर गुजरना था। मैंने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। वहाँ कुछ फासले पर जेल के 2-4 जुम्मेदार खड़े थे। उनकी तवज्जो भी वजीर के इस्तकबाल करने वालों की तरफ थी। मैंने गाड़ी के अंदर निगाह डाली। मैं देखकर हैरान हुआ और खुश भी हुआ कि गाड़ी की पिछली सीट पर एक मशीन गन पड़ी हुई थी। मैं झाड़ू देता गाड़ी के अकब में आ गया। यहाँ आते ही मैंने गाड़ी के ड्राइवर को आवाज़ देकर कहा, लाला जी यहाँ आकर देखें, गाड़ी नीचे से लीक कर रही है। दुबले पतले ड्राइवर ने जो बोनट से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, सर यहाँ आकर देखें, नीचे पेट्रोल गिर रहा है। ड्राइवर ने ताज्जुब से कहा, यहाँ पेट्रोल कहाँ से आ गया? और सिगरेट एक तरफ फेंक कर गाड़ी के पीछे आ गया। गाड़ी के पीछे सिवाय हम दोनों के और कोई नहीं था। मुझे इस ड्राइवर को सिर्फ एक ज़रब लगानी थी। मेरी किस्मत का फैसला सिर्फ उस एक ज़रब पर था। अगर ड्राइवर मेरी ज़रब से आवाज़ निकाले बगैर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है या मर जाता है तो मेरे सामने रास्ता साफ था, क्योंकि जेल का गेट अभी तक खुला हुआ था। मैं गाड़ी के नीचे सर डालकर देख रहा था। ड्राइवर ने कहा, तुम पीछे हटो, मुझे देखने दो, कहाँ तेल लीक हो रहा है। मैं उठ खड़ा हुआ। सारे नीचे देखें, बड़ा तेल गिर रहा है। ड्राइवर वर्दी पोश था और उसने सरकारी ड्राइवरों वाली टोपी पहनी हुई थी। उसने टोपी उतारी और गाड़ी के नीचे देखने के लिए झुका। जैसे ही वो झुका मैंने उसकी गर्दन पर, उस जगह जहां गर्दन की हड्डियों के मोहरे खोपड़ी की हड्डियों में जाकर मिल जाते हैं, पूरी ताकत से मुक्का मारा। मेरी ज़रब शदीद थी। ड्राइवर नीचे गिर पड़ा। मैंने ये भी ना देखा कि वो बेहोश हुआ है कि नहीं। उसकी टोपी जो ज़मीन पर गिर पड़ी थी उठाकर अपने सर पर डाली और दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही इंजन स्टार्ट किया। कार को पीछे हटाकर पहले गियर में डाला और गाड़ी को तेजी से साहिबान के नीचे से निकालकर जेल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। गेट पर खड़े चौकीदार और गार्ड के सिपाहियों ने मंत्री के साथ आने वाली गाड़ी पर लगे हुए कांग्रेसी झंडे को देखा तो वो पीछे हट गया। जब मैं तेजी से उनके सामने से गाड़ी निकालकर गेट से निकला तो उन्होंने झुककर गाड़ी के अंदर देखा। मेरा कुर्ता पजामा जेल के कैदियों वाला था, मगर सर पर ड्राइवर की कैप थी। ड्राइवर की कैप ने उन्हें एक लम्हे के लिए मुगालते में डाला और इस 1 सेकंड के वक्फा में मेरी गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ गेट से निकल गई थी। मुझे नहीं मालूम पीछे क्या हुआ, किसने मुझे पहचाना, किसने साहिबान के नीचे ड्राइवर की लाश देखी, कौन मेरे पीछे भागा। मैं 99% वाली मौत के मुंह से निकल आया था। मौत अब भी मेरे सर पर ज़रूर मंडरा रही थी, लेकिन इसका इम्कान 50% था। 50% मेरे निकल जाने का इम्कान भी था। बड़ी सड़क पर पहुंचने से पहले जेल के गेट के आगे जो कच्ची सड़क थी और जिस पर सुर्ख रंग की बिजली पड़ी थी और कहीं कहीं मंत्री जी के इस्तकबाल के लिए झंडियां भी लगी थीं, वो सड़क मेरी गाड़ी ने आनन फानन पार कर लिया। सड़क की बिजली गाड़ी के नीचे जोरों शोर से टकराकर शोर मचाती रही और मैं गाड़ी को लेकर बड़ी सड़क पर आ गया। यहाँ से मैं उस सड़क पर जाना चाहता था जो कंपनी बाग की माल रोड कहलाती थी और जहाँ आगे जाकर एक सड़क मजेट की तरफ निकल जाती थी।
उस सड़क का नाम भी मजेठ रोड ही था, मगर जल्दी में और तेज रफ्तारी में गाड़ी उस तरफ ना निकाल सका और गाड़ी उस सड़क पर पड़ गई जो डाक खाने की और रियाल्टो सिनेमा के आगे से होती हुई बड़े अस्पताल की तरफ चली जाती थी। उस तरफ से भी मैं बड़े अस्पताल से आगे जाकर मजेर रोड की तरफ निकल सकता था। सड़क पर ट्रैफिक जरूर थी, मगर मैंने गाड़ी की रफ्तार कम न किया और जिस कदर महारत से ट्रैफिक में से गाड़ी को निकाल सकता था निकाल कर ले जा रहा था। करिस्टर रेस्टोरेंट के पास आकर मैंने गाड़ी को बड़े अस्पताल की तरफ डाल दिया। यहाँ आकर पहली बार मुझे पीछे मोटरसाइकिलों के हूटरों की आवाज़ें सुनाई दी। जेल खाना जात के मंत्री के मोटरसाइकिल सवार मेरे पीछे लग गए थे। मैंने इस गाड़ी को बदलने का फैसला कर लिया। मैं गाड़ी से निकलकर पैदल नहीं चल सकता था। मैं कैदियों के लिबास में था, कहीं भी पकड़ा जा सकता था। मैंने अस्पताल के दरवाजे की तरफ निगाह डाली। वहाँ तांगे और एक रक्षा खड़ा था। मैंने गाड़ी अस्पताल की कंपनी बाग की साइड वाली दीवार की तरफ घुमा दिया। उस तरफ आगे जाकर अस्पताल का दूसरा छोटा दरवाज़ा आता था। मेरी नज़र दूर से एक एम्बुलेंस पर पड़ी जो आकर अभी अभी खड़ी हुई थी और उसके अंदर से 3 आदमी एक स्ट्रेचर पर पड़े मरीज को निकालकर अस्पताल के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। एम्बुलेंस का ड्राइवर उतरकर स्ट्रेचर के साथ ही अस्पताल के छोटे दरवाजे की तरफ बढ़ा कि उसके दूसरे पट को भी खोल दिया। मैंने तेजी से करीब जाकर गाड़ी को ब्रेक लगाई। गाड़ी से निकलकर एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी का इंजन चल रहा था। मैंने गियर लगाकर रेस दिया और एम्बुलेंस को लेकर रामबाग की तरफ गाड़ी को डाल दिया। मैं ड्राइवरों वाली टोपी उतार कर दूसरी सीट पर रख दी थी। इस इलाके में रश न होने के बराबर था। मैं गाड़ी को लेकर कंपनी बाग की सड़क पर पूरी रफ्तार से चलाता छोटी नहर के पुल पर से होता हुआ मजेर रोड पर निकल आया। अब मोटरसाइकिलों के हुटरों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं इन लोगों को धोखा देने में कामयाब हो गया था। यहाँ से आगे मुझे सारे रास्ते का इल्म था। मजेर रोड पर मैं एम्बुलेंस की गाड़ी को भगाई लिया जा रहा था। कोई देखता तो यही समझता कि मैं किसी मरीज को अस्पताल लिए जा रहा हूँ। मैं इस एम्बुलेंस से भी निजात हासिल करना चाहता था, क्योंकि अस्पताल के छोटे दरवाजे पर मंत्री की गाड़ियों के साथ आने वाली पुलिस की गाड़ी को भी खाली देखकर वो लोग समझ गए होंगे कि मैं वहां से एम्बुलेंस लेकर फरार हो गया हूँ। मगर मजेट रोड पर कोई दूसरी गाड़ी कहीं नहीं थी। वहां या तो 1-2 रक्षा नजर है या बैलगाड़ियां चली जा रही थीं या 2-3 सिख साइकिल पर सवार चले जा रहे थे। मैं पुराने पुल से भी गुजर गया। मजेर रोड छोटी सड़क थी जिसकी दोनों जानब टहलियों के दरख्त थे। होटलों की आवाज़ें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थीं। मैं सामने लगे आईने में से बराबर पीछे देख लेता था। पीछे सड़क दूर तक खाली थी। मैंने एम्बुलेंस की रफ्तार हल्की कर दी और एक तरफ घुमाकर उसे झाड़ियों के पीछे खड़ा कर दिया। मुझे एम्बुलेंस के अंदर वाली आमने सामने की सीटों पर कुछ सफ़ेद चादरें पड़ी हुई नजर आईं। मैंने अंदर घुसकर उन्हें उलट पुलट कर देखा। वहाँ मुझे खद्दर का कुर्ता पजामा मिल गया, शायद किसी मरीज का उतारा हुआ था। मैंने कैदियों वाले कपड़े उतार कर खद्दर का कुर्ता पजामा पहन लिया और एम्बुलेंस को चलाता वहां से भी आगे निकल गया। आगे कुछ फासले पर बड़ी नहर का रेलवे पुल था। उस पुल पर से रेलगाड़ी गुजरती थी। उस वक्त पुल खाली था। मैं फाटक अबूर करके पुल की दूसरी तरफ आ गया। वहाँ सड़क कच्ची और मजीद छोटी हो गई थी। ये कच्ची सड़क मजेड़ कस्बे में से गुजरती हुई आगे गुरदासपुर की तरफ जाती थी। एम्बुलेंस को वहां छोड़कर पैदल चलना खतरनाक था। मैं गाड़ी की रफ्तार कम करके उसे कच्ची सड़क पर आगे बढ़ाता गया। खेतों में सिख किसान हल चलाते और कहीं कहीं मवेशियों का चारा काटते नजर आ रहे थे। एम्बुलेंस उनके करीब से गुजरती तो वो आंखें झिपका कर एम्बुलेंस की तरफ देखते और फिर अपने काम में मसरूफ हो जाते। मजेठ कस्बा आ गया। मुझे अपना बचपन याद आ गया। छोटी शहीद बहन कलसूम याद आ गया। अपना वालद मरहूम साहब याद आ गया। दिल की अजीब कफियत हो गई। मजेठ गांव भी पीछे रह गया। यहाँ से मजेठ की सड़क गुरदासपुर जाने वाली पक्की सड़क से आकर मिल जाती थी। मैं एम्बुलेंस को लेकर सड़क पर आ गया। दूर से एक रेलवे स्टेशन को देखा जहाँ एक गाड़ी खड़ी थी। इंजन का रुख गुरदासपुर की तरफ था। मैंने गाड़ी को खेतों में छोड़कर ट्रेन में सवार हो जाने का इरादा किया और एम्बुलेंस को तेजी से चलाता रेलवे स्टेशन के करीब खेतों के किनारे झाड़ियों की ओट में रोक दिया। मैं झाड़ियों में से होकर रेलवे लाइन पर आ गया
और स्टेशन की तरफ चलने लगा। ट्रेन खड़ी थी। यह छोटा सा देहाती स्टेशन था। मुसाफिर डब्बों में चढ़ रहे थे। इंजन ने सीटी बजाई। मैं रेलवे लाइन पर दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ इंजन की छक छक की आवाज़ बुलंद हुई और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी। मैंने अपनी रफ्तार भी तेज कर दी और गाड़ी के आखिरी डब्बे में सवार होने में कामयाब हो गया। यह गार्ड का डब्बा था। गार्ड सिख था। वो डब्बे के दरवाजे पर खड़ा इंजन की तरफ मुंह कर गया, सावधि झंडी हिला रहा था। मुझे उसने हाथ से पकड़कर डब्बे में सवार कराया था। कहने लगा, ओए मामा, घरों छेती निकल आना था। मैंने कहा, सरदार जी, देर हो गई। मैं गार्ड के लकड़ी के बड़े बक्स के पास फर्श पर ही बैठ गया। सिख गार्ड उस वक्त तक दरवाजे में ही खड़ा सब्ज झंडी हिलाता रहा जब तक कि गाड़ी प्लेटफार्म से नहीं निकल गई। फिर वो झंडी लिपेट कर दरवाज़ा बंद करके अपने सिर पर बैठकर रजिस्टर खोलकर उस पर कुछ इंदराज करने लगा। मैं चुपचाप बैठा रहा। रजिस्टर एक तरफ रखकर उसने मुझसे पूछा, कहाँ जाओगे तुम? मैंने कहा, जाना तो मुझे जम्मू है सरदार जी, पता नहीं ये गाड़ी कहाँ तक जाती है। सरदार ने सख्त लहजे में कहा, तो तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम कौन सी गाड़ी में सवार हुए हो? और टिकट लिया है तुमने? मैंने कहा, जी नहीं, इसका मौका ही नहीं मिला। गार्ड ने अपनी वर्दी वाली बुश शर्ट की बड़ी जेब में से कापी निकाली और बोला, निकालो 10 रुपये 12 आने। मैं तुम्हें अभी जम्मू का टिकट बना देता हूँ। चलो, मैं तुमसे आधा जुर्माना ले लूँगा। निकालो 9 रुपये। मैंने यूं ही अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा और हैरान होकर कहा, सरदार जी, मेरे पास 10 रुपये का नोट था, भागते हुए लाइन पर गिर गया है। सिख गार्ड ने मेरी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखा। बोला, मैं तुम जैसों की एक एक रग पहचानता हूँ। अगले स्टेशन पर तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। मैंने एक ऐसी दर्दनाक घरेलू कहानी घड़कर उसे सुना दी कि सादा दिल सिख गार्ड का दिल पसीज गया। कहने लगा, कोई गल नहीं काका, मैं तुम्हें अपने डब्बे में बिठाकर जम्मू ले चलूँगा, फिक्र न करो। मैं इस एतबार से मुतमईन हो गया कि मैं ट्रेन में बगैर टिकट महफूज रहकर सफ़र कर सकूँगा, लेकिन इस बात का खतरा मौजूद था कि आगे किसी स्टेशन पर पुलिस ट्रेन को मुहासरे में लेकर मुझे गिरफ्तार न करे। मगर यह खतरा हर हालत में मुझे मोल लेना ही था। ट्रेन चलती रही। सिख गार्ड बड़ा रहमदिल आदमी साबित हुआ। उसने एक स्टेशन पर मुझे खाना भी खिलाया। इसी तरह सफ़र करते करते ट्रेन जम्मू तवी के स्टेशन पर पहुंच गई। मैंने सरदार साहब का शुक्रिया अदा किया और नमस्ते कहकर ट्रेन से उतरने लगा तो सिख गार्ड बोला, ठहर जा, गेट से कैसे निकलोगे? तुम्हारे पास तो टिकट नहीं है, मेरे साथ हो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। सिख गार्ड मुझे अपने साथ स्टेशन के बाहर निकाल कर ले गया और कहने लगा, आगे से कभी दौड़कर गाड़ी पकड़ने की कोशिश न करना, अब जाओ। उस वक्त रात हो चुकी थी। मैं रात जम्मू में नहीं गुजारना चाहता था और रात को श्रीनगर की तरफ कोई लारी नहीं चलती थी। मैं ट्रकों के अड्डे पर आ गया। किसी ट्रक में बैठकर अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। ट्रक माल लेकर जम्मू से रात को भी श्रीनगर की तरफ चलते रहते थे। ट्रकों के अड्डे पर सिर्फ एक ट्रक खड़ा था, जिस तरफ खाली बोरियां यानी बारदाना लादा जा रहा था। एक आदमी अपनी निगरानी में माल लदवा रहा था। उसने जम्मू के हिंदू वाली टोपी और तंग मोरी का पजामा और छोटा कोट पहन रखा था, हाथ में छड़ी थी। उसके पास एक सिख भी खड़ा था जो ट्रक का ड्राइवर लगता था। मैं हिंदू लाले से बात नहीं करना चाहता था। जब वो वहां से हट गया तो मैंने सिख ड्राइवर से कहा कि श्रीनगर में मेरी माताजी सख्त बीमार हैं, मेरे पास लारी का किराया नहीं है, मुझे अपने साथ श्रीनगर तक ले जाएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। सिख ने थोड़ी थोड़ी पी रखी थी, हंस पड़ा और कहने लगा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, नारायण दास है, जम्मू अपने भैया जी से मिलने आया था, वो तो नहीं मिला, सारे पैसे खर्च हो गए। सिख ड्राइवर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, जवान आदमी हो, कहीं मेहनत मजदूरी करके किराया बना लेते। चलो खैर, कोई बात नहीं, तुम्हें ट्रक के पीछे बैठना होगा, आगे मेरे साथ मेरा कालीन और ठेकेदार बैठेगा। मैंने खुश होकर कहा, आपकी बड़ी कृपा है सरदार जी, मैं पीछे ही बैठ जाऊंगा। ट्रक तह दर तह लगी खाली बोरियों से मुंह दर मुंह भर गया। मैंने पीछे बोरियों में अपने बैठने के लिए जगह बनाई और बैठ गया। ट्रक का पिछला दरवाज़ा नहीं था, एक 3 फुट ऊंची लकड़ी का तख्ता था जो पीछे लगा दिया गया। मैं तख्ते और बोरियों के दरमियान बैठा था।
ट्रक श्रीनगर की तरफ चल पड़ा। आम लारियां जो जम्मू से श्रीनगर जाती हैं वो रास्ते में पीर पंजा या कद टबूत में रात गुजारती हैं, मगर यह ट्रक सारी रात और अगला सारा दिन चलता रहा। दूसरे दिन दोपहर के बाद हम मकबूजा कश्मीर की वादी में दाखिल हो गए थे। मैं बड़ा मुतमईन था कि अपने मुजाहिद साथियों के पास पहुंचने वाला हूँ। ट्रक एक पहाड़ी उतरकर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ने लगता। एक वादी आती गुजर जाती, फिर दूसरी वादी और गहरी घाटियां ऊपर से नजर आने लगी। ट्रक तीसरे पैर श्रीनगर के नवाही पहाड़ी इलाके में दाखिल हुआ तो एक जगह रुक गया। मैं ट्रक के पीछे बोरियों के दरमियान ऊँग रहा था। सारी रात कश्मीर की सर्द हवाओं के थपेड़ों ने सोने नहीं दिया था। बोरियां बंधी हुई थीं, वरना इनमें से 2-3 बोरियां अपने ऊपर रख लेता। उस वक्त ट्रक की रफ्तार पहले ही हल्की थी। वो एक पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने के बाद ढलान पर उतरने लगा था कि अचानक उसे ब्रेक लग गया और वह आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी की सड़क की बाएं जानब टीले की दीवार के साथ आकर रुक गया। रास्ते में भी ट्रक कई जगहों पर रुका था, कहीं महसूल देने के लिए, कहीं टैक्स देने के लिए और कहीं ड्राइवर और ठेकेदार वगैरह चाय पीने के लिए ट्रक रोक लेते थे। मैं यही समझा कि ड्राइवर ने चाय पीने के लिए ट्रक को रोका है। मैंने सर उठाकर देखा। आका में पहाड़ी सड़क पर दोनों जानब कोई चाय का खोखा दुकान नजर न आई। इतने में आगे से भारी कदमों की आवाज़ करीब आने लगी। मेरा माथा ठनका क्योंकि यह आवाज़ फौजी बूटों की थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि 4-5 डोगरा फौजी पीछे आ गया। उनमें एक हवालदार मेजर था। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, कौन हो तुम? श्रीनगर कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया कि मेरा नाम नारायण दास है। श्रीनगर के हिंदवाड़ा मोहल्ले में मेरी पेंसारी की दुकान है। मैंने कुछ ऐसे एतमाद से ये बातें की कि डोगरा हवालदार मेजर ट्रक के ठेकेदार है और ड्राइवर से जो इन फौजियों के साथ ही पीछे आए थे कहने लगा, चलो जाओ, आगे किसी फालतू आदमी को ट्रक पर मत बिठाना। तुम्हें पता नहीं इधर कश्मीरी गुरीले अटैक करते रहते हैं। हिंदू ठेकेदार और सिख ड्राइवर ने बड़ी लुजाजत से कहा कि वो आइंदा किसी भी आदमी को ट्रक पर नहीं बिठाएंगे। ट्रक चल पड़ा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुसीबत नाजिल होते होते दूर हो गई, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ट्रक पहाड़ी सड़क पर थोड़ी दूर तक चलता रहा, फिर एक तरफ होकर रुक गया। मैंने सोचा कि फिर डोगरा फौजियों ने चेकिंग के लिए रोक लिया होगा, मगर इस दफा डोगरा फौजियों की बजाय ट्रक का ड्राइवर और हिंदू ठेकेदार आ गया। हिंदू ठेकेदार ने मुझे ऑर्डर देने के अंदाज में कहा, चलो यहाँ उतर जाओ, तुम्हारे लिए हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। आगे फिर फौजी चेक पोस्ट है। सिख ड्राइवर कहने लगा, यहाँ नीचे घाटी में एक रास्ता श्रीनगर को जाता है, हम तुम्हें उससे आगे नहीं ले जा सकते। फौज जबरदस्त चेकिंग कर रही है, चलो उतरो यहाँ। मैं खामोशी से ट्रक से उतर पड़ा। मेरे उतरते ही ट्रक आगे रवाना हो गया। मैं नीचे घाटी में उतरने की बजाय पहाड़ी सड़क पर एक तरफ होकर चल पड़ा। कश्मीर की पहाड़ियां चारों तरफ फैली हुई थीं। अभी सूरज उन पहाड़ियों के ऊपर ही था और दिन की रोशनी थी। उन पहाड़ियों को मैं पहचानता था। उनकी दूसरी तरफ श्रीनगर की वादी थी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक पहाड़ी का फासला तय करना था। यह मैंने गलती की थी कि उस पहाड़ी सड़क पर पैदल चल पड़ा था। डोगरा फौजियों ने कहा था कि इधर कश्मीरी गुरिल्लों का अटैक होता रहता है। इस एतबार से यह इलाके डोगरा फौजी यूनिट की फौजी सरगर्मियों की जद में था और उनकी फाइटिंग पेट्रोल पार्टियां ज़रूर आस पास मौजूद होंगी। लेकिन मैंने सोचा कि दूसरी पहाड़ी की ढलान पर नीचे घाटी में उतर जाऊंगा। मैं एक मोड़ घूमकर पहाड़ी सड़क की दूसरी जाने आया तो क्या देखता हूं कि सामने पहाड़ी के सामने लगे हुए 3 बहुत बड़े फौजी ट्रक खड़े हैं। 10-12 डोगरा फौजी सड़क पर ब्रेन गन लिए ऊपर पहाड़ी की चोटी की तरफ देख रहे हैं। मैं वहीं से वापस होने लगा तो एक फौजी ने मुझे देख लिया और ब्रेन गन का रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, हार्ट, कौन हो तुम? मैं रुक गया। 3 फौजी दौड़कर मेरे पास है। उन्होंने मुझे घेर लिया। मैंने कहानी घड़कर उन्हें सुनानी शुरू की तो उनमें से एक ने पूछा, कश्मीरी मुसलमान हो? मैंने कहा, नहीं जी, मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम नारायण दास है। दूसरे फौजी ने, जो लांस नाइक था, पहले फौजी से कहा, यह झूठ बोलता है, यह कश्मीरी गुरीला है, इसकी पतलून उतार कर देखो। दूसरे लम्हे उन्हें मेरे मुसलमान होने का पता चल गया। एक डोगरे ने चिल्लाकर कहा, पकड़ लिया है, गुरीला है। दूसरे फौजी भी दौड़कर मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे मुक्के और ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। फिर मुझे घसीटते हुए उस तरफ ले गए
जिधर ट्रक खड़े थे। इन ट्रकों में फौजी नहीं थे। ऊपर तरपालें पड़ी हुई थीं। उनमें मुनीशन और राशन का जखीरा हो गया। ये सप्लाई के ट्रक थे जो आगे वादी में भारतीय फौजी यूनिटों में जा रहे थे। मुझे अगले ट्रक में 2 फौजियों के दरमियान फंसा कर बिठा दिया गया। मालूम हुआ कि ये किसी खतरनाक कश्मीरी मुजाहिद की तलाश में थे, जिसके बारे में उन्हें बताया गया था कि वो इस जगह मौजूद है, और उन्होंने मुझे वही कश्मीरी गुरिल्ला समझकर पकड़ लिया था। ट्रक सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ रेंगने लगे। मैं अगले ट्रक में था। हमारे पीछे दूसरे दोनों ट्रक आ रहे थे। मैं 2 भारतीय फौजियों के दरमियान फंस कर बैठा हुआ था। तीसरा भारतीय फौजी ट्रक ड्राइवर था जो ट्रक चला रहा था। एक फौजी ने मेरी गर्दन दबोचकर मुझे गाली देकर कहा, तुम लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है, अभी तुम्हें मजा चखाते हैं। दूसरे फौजी ने कहा, इसको बाहर निकाल कर शूट कर दो। पहले फौजी ने मेरी गर्दन छोड़ दिया और बोला, यूनिट में ले जाकर पहले इससे दूसरे गुरिल्लों के ठिकाने का तो पता चला लें, इसके बाद इसकी गर्दन काट डालेंगे, गोली इस पर जाय नहीं करेंगे। तीनों भारतीय फौजी एक पहाड़ी से उतरकर दूसरी पहाड़ी के गिर्द सांप की तरह बल खाती सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। अचानक ऊपर से तड़ातड़ फायर आना शुरू हो गया। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाकर पूछा, कश्मीरी गुरिल्ले इधर भी हैं, नीचे उतरकर पोजीशन संभाल लो।